तो चलिए साथियों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे छोटा जो हमारे शरीर का जो रचना हुआ है, जो शरीर का बनावट है, वो कोशिकाओं से मिलकर के ही हुआ है। जैसे कि एक घर बनता है तो ईंट के जोड़ने से जब जैसे घर बनता है, वैसे ही कोशिकाओं के मिलने से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो कुछ जीव जो है एक कोशीय होता है और कुछ जीव जो है बहुकोशीय होता है। एक कोशीय जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशीय जीव है। बहुकोशीय जीवों में हम लोग आ गए हैं। पशु पक्षी जितना भी है वो सब बहुकोशीय के जीव है। कोशिका में के अंदर इतना क्षमता होता है कि वो एक कोशिका ही जो है ना सभी कार्यों को करने के लिए काफ़ी होता है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग पहले सब्जेक्टिव लेके आए थे, वो सब्जेक्टिव के बाद फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी जो है सब्जेक्टिव वाला वीडियो पढ़ लिए होंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाने आए होंगे। तो सब्जेक्टिव बनाने के बाद सब्जेक्टिव वाला पढ़ लेने के बाद जब आप बनाने आइएगा ऑब्जेक्टिव, तो आप बड़ी आसानी से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा कि कोशिका का खोजकर्ता कौन था। जो कोशिका है हमारा, ये जीवन का सबसे छोटा इकाई है, समझे। ये जो कोशिका है हमारे जीवन का सबसे छोटा इकाई है। जैसे एक घर बनता है तो सीमेंट से, तो जिस तरह से एक घर का निर्माण ईंट मिल के होता है, उसी तरह से कोशिका सब मिल के हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो कोशिका का खोजकर्ता कौन था। तो सबसे पहले कोशिका को जो है रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 में। कब खोजा था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। और वो कोशिका जो था, कैसा कोशिका था? वो डेड सेल था, मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था वो? मृत कोशिका था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आपको पूछे कि कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। या आपको पूछ दे कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तब भी रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर आपसे पूछ दे कि जीवित कोशिका का खोज कौन किया था, तब आप टिक कीजिएगा लुईवेन हुक। जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? लुईवेन हॉक ने किया था। ठीक है, और लुईवेन हॉक से रिलेटेड एक और सवाल है कि विषाणु का खोज किसने किया था। तो यही लुईवेन हॉक जो है उसने विषाणु का खोज किया था। उसके बाद कोशिका से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने सिद्धांत भी दिया है। तो जैसे हमारा तीसरा ऑप्शन में है स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन यहाँ पे लिखा हुआ है, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन और स्वान जो था, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार मतलब जो था, प्रत्येक नया कोशिका जो है ना, पुराने कोशिका में विभाजन होने के बाद ही बनता है। ठीक है, तो वही कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन, और कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। और विभाजन का सिद्धांत अगर बोलता, कोशिका विभाजन का सिद्धांत अगर बोलता, तब दिया था हमारा विर्चो ने। किसने दिया था? विर्चो। ध्यान रखिएगा आप लोग, विभाजन लगेगा तब कोशिका विभाजन का सिद्धांत, तब विर्चो होगा। ठीक है, सिर्फ अगर कहेगा कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स डार्विन है। तो डार्विन के बारे में जानते हैं, जैविकी का सिद्धांत दिया था इन्होंने, विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत के अनुसार ये है कि कोई भी जीव जो समय के साथ अपने आप को बदल लेता है, वो प्रकृति में जीवित रहता है, और जो समय के साथ अपने आप को नहीं ढालता है, वो प्रकृति से धीरे धीरे लुप्त होते चले जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सब के बारे में। 4-5 प्रश्न है, सारे ऑप्शन को भी लेकर के हम लोग चलेंगे। तो पहला है कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद है कि मृत कोशिका पूछेगा तब भी रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर जीवित कोशिका पूछेगा तो लुईवेन हॉक ने किया था। ठीक है, अगर आपको पूछेगा सिर्फ कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तब स्लाइडेन और स्वान होगा। अगर कहेगा कि अगर कहेगा कि कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था, तब विर्चो। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा घर किसको कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में जमा रहता है। ठीक है, संचित रहता है। तो कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन हम लोगों का है राइबोसोम। राइबोसोम में क्या है कि प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है इसको। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है, उसके बाद है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है कि हमारे शरीर में कुछ हानिकारक जीवाणु या हानिकारक एंजाइम जो प्रवेश करता है, उनको खोज करके ना लाइसोसोम नष्ट कर देता है। और उसको नष्ट करने के क्रम में ये खुद भी नष्ट हो जाता है, इसलिए लाइसोसोम को ना आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो चौथा ऑप्शन है वो है डी, नाभिक। नाभिक जो है ना, कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, समझे। ध्यान रखिएगा आप लोग, कोशिका का सबसे बड़ा अंग अगर पूछेगा तब क्या होगा हमारा? नाभिक। कोशिका का आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, और उसके बाद राइबोसोम है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का संश्लेषण यहीं पे होता है, प्रोटीन का निर्माण यहीं पे होता है, ठीक है, राइबोसोम में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है कि पौधों की कोशिकाओं में केंद्रक के बाहर उपस्थित कठोर परत को क्या कहते हैं? जो पौधा है वो किससे बना हुआ है? बेसिकली यही सवाल है कि पौधा जो है वो किससे बना हुआ है? कोशिका झिल्ली से बना हुआ है? नहीं, कोशिका झिल्ली से तो हम लोग बने हुए हैं, हमारा शरीर कोशिका झिल्ली से। साइटोप्लाज्म तो सब में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में भी, कोशिका भित्ति में भी, पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, हम लोगों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति से बना हुआ है, इसलिए ना पादप जो है, पेड़ पौधे जो है ना, क्या होता है? कठोर होता है, क्योंकि वो किससे बना हुआ है? कोशिका भित्ति से बना हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ठीक है, ये तो हम आपको बता ही दिए पहले ही। प्रोटीन कहाँ पर बनता है? प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? लाइसोसोम में होता है, ठीक है। लाइसोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री का सॉरी। तो अगला प्रश्न है हम लोग का, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण का मतलब हुआ कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो अभी हम बताए ऊपर में कि राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल पौधों में पाया जाता है? कौन सा है केवल, जो कि कौन सा कोशिका केवल पौधों में पाया जाता है? केवल पौधों में पाया जाने वाला कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, गोल्जी बॉडी भी नहीं, क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण जो है ना पौधों का जो फलों में रंग होता है, पत्तियों में रंग होता है, जड़ों में जो रंग होता है, मतलब ये 3 प्रकार का होता है क्लोरोप्लास्ट। तो कौन सा अंग केवल पादप में पाया जाएगा? तो वो है क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? क्या है सवाल कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? सेल थ्योरी किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत हम ऊपर के प्रश्न में, पहला ही प्रश्न में आपको बताए थे कि स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। अगर आपको बोलता कि कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था, तब आप किसको टिक करते? विर्चो। किसने दिया था? विर्चो। कहीं कहीं पे विर्चाओ लिखा हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, किस कोशिकाओं को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं? सुसाइड बैग या सुसाइडल बैग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। यह हमारे शरीर में पहुंचने वाले हानिकारक एंजाइम, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और इस क्रम में जो है ना कि उसको नष्ट करते करते अपना खुद भी नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? जो कोशिका, हमारे शरीर में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, उनका कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करना? नहीं, कोशिका झिल्ली ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है। प्रोटीन का संश्लेषण तो राइबोसोम में होता है, ये भी नहीं होगा। कोशिका की रक्षा और पदार्थों का चयनित आवागमन, ये सही है। मतलब जो कोशिका झिल्ली है ना, किन पदार्थों को कोशिका के भीतर जाने दिया जाएगा, किन पदार्थों को कोशिका के भीतर नहीं जाने दिया जाएगा, इसका चयन करता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली। और कोशिका को बाहरी मतलब इससे सुरक्षा भी हमारे शरीर को प्रदान करता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न चलते हैं फिर। अगला प्रश्न हम लोगों का 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न क्या है? कोशिका का सबसे बड़ा अंग, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ये भी हम आपको पहले ही प्रश्न में बता दिए थे कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग जो होता है न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जान गए, लाइसोसोम के बारे में जानेंगे, गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोग आगे की वीडियो में आगे पढ़ते हैं अभी गोल्जी बॉडी के बारे में, ठीक है। इन सब के बारे में विस्तार से ना मतलब चैप्टर वाइज के हिसाब से विस्तार से वीडियो डाला गया है, उसको पहले ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग ना, तो सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कोशिका अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? किस कोशिका अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में या गोल्जी में? ये प्रश्न दोबारा आ गया है। तो क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है ना आपको, पत्तियों का रंग हरा होता है, जिससे जो हरा पत्ती है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। ये जरूरी नहीं कि हरे पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण करती, पीली पत्तियां भी सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करती है। तो बोलता है कि किस कोशिका अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो हम सभी देखे थे कि पादप कोशिका जो है कोशिका भित्ति से बना हुआ होता है, ठीक है, और जंतु कोशिका जो है कोशिका झिल्ली से बना हुआ होता है। तो पादप कोशिका जो है उसकी कोशिका भित्ति जो है
वो किससे बनी हुई होती है? तो वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और कोशिका झिल्ली जो है ना, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। अगर कोशिका झिल्ली पूछता है यहाँ, कोशिका भित्ति ना पूछ के कोशिका झिल्ली पूछता तो वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। और कोशिका भित्ति किसका बना हुआ होता है? सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। इसलिए जो है ना कठोर होता है, पौधे क्या कठोर होता है, इसीलिए क्योंकि वो सेल्यूलोज का मिलकर के बनता है, ठीक है। और कोशिका झिल्ली पूछता तब क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन। कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बना हुआ है? तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न है, कोशिका का तरल भाग जिसमें अंगक तैरते हैं क्या कहलाता है? कोशिका के भीतर द्रव भरा हुआ रहता है, ये पिछला वाला वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। तो जो तरल भाग है जिसमें अंग जो है, जो भी कोशिका के भीतर अंग पाए जाते हैं वो तैरते रहता है, तो उस तरल भाग को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, साइटोप्लाज्म या नाभिक कहते हैं, तो इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तरल भाग को क्या कहते हैं? कोशिका में पाया जाने वाला तरल भाग को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और ये जो साइटोप्लाज्म है पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, मतलब जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन ऐसा कोशिका अंग है जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा किस में पाया जाएगा? जो साइटोप्लाज्म है वो जंतु और पादप हर प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित, आज आप लोगों के लिए 21 प्रश्न, शायद 21 या 22 प्रश्न लेके आए हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण करता है? तो पहले ही आपको बता दिया प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ये जो है बीपीएससी तैयारी 4 के लिए और जो बिहार डीएलएड है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए आपको कारगर साबित होगा, ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी? पहले ही हम बता दिए आपको कि जीवित कोशिका का खोज कौन किया था। तो जीवित कोशिका का खोज एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, इसने ही विषाणु का खोज किया था, ठीक है। तो किसने किया था जीवित कोशिका का, जिंदा कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने, इसने ही विषाणु का खोज किया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलते अगले प्रश्न में, फटाफट हम लोग 21 प्रश्न लेके आए हैं जो बड़ी शानदार प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न, किस अंग का कार्य कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ना होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में आ जाता है उसको नष्ट कर देता है, कौन कोशिका अंग है जो हमारे शरीर में पहुंचने वाले हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देता है? तो कौन है बताइए आप लोग? माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी कॉय है या क्लोरोप्लास्ट है? बताइए। आपको पहले बताए हैं हम, हमारे शरीर में पहुंचने वाले हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देता है, कौन है वो? तो वो है हमारा लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम, जो खुद भी नष्ट हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस कोशिका को नियंत्रण केंद्र कहा जाता है? पूरे कोशिका को कंट्रोल करके रखता है, कौन रखता है? तो केंद्रक, सबसे बड़ा अंग होता है कोशिका का, जो है ना कोशिका के भीतर जितनी भी चीज़ें सबको कंट्रोल में रखता है, ठीक है। न्यूक्लियस केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है इसको। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सभी कोशिकाओं में समान होती है? अभी आपको बताया हम, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, कौन सी विशेषता सभी कोशिकाओं में समान होती है? तो साइटोप्लाज्म के बारे में बोले कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका सब में पाया जाता है, सब में समान होता है, ठीक है। तो कौन सी विशेषता कोशिका की, कौन सी विशेषता सभी कोशिकाओं में समान होती है? तो क्या? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगला सवाल, जो द्रवों का नियंत्रण करता है, प्लास्टिड किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है? तो एक देखिए, एक है प्लास्टिड जिसको लवक बोलते हैं हिंदी में, प्लास्टिड, और दूसरा जो है हमारा कोशिका भित्ति, ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ध्यान रखना, सिर्फ पादप में पाया जाएगा। कौन कौन? एक तो लवक जिसको हम लोग प्लास्टिड कहते हैं इंग्लिश में, और एक कोशिका भित्ति, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो आप लोग लिखिए, नोट करके रखिएगा कि प्लास्टिड और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ऐसे करके लिख करके रखो, याद रहेगा, ठीक है। तो प्लास्टिड किस में? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, ठीक है। प्लास्टिड, लवक, वही हिंदी में लवक कहते हैं प्लास्टिड को, या कोशिका भित्ति या क्लोरोप्लास्ट भी, वो सब किस में पाया जाएगा? सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार का होता है? तो कोशिका झिल्ली जो है कैसा होगा? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो कोशिका झिल्ली जो अपारगम्य का मतलब कि अंदर बाहर, अंदर जाने नहीं देता है, अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि वो कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर जाने देता है और कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर जाने से रोकता है वो, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली कैसा होता है?
अर्धपारगम में। और कोशिका भित्ति कैसा होता है भाई, तो वो होता है अपारगम में। कोशिका भित्ति अगर बोलता है तो अपारगम में, और कोशिका झिल्ली अगर बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, क्या होगा इसका, अर्धपारगम में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन किस रूप में होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं ना इसको, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है ना माइटोकॉन्ड्रिया को। तो उसमें जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किस रूप में जमा रहता है, तो वो एटीपी के रूप में जमा रहता है। किस रूप में, एटीपी के रूप में जमा रहता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, ये सब का फुल फॉर्म भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो एसिड। ठीक है, आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, एटीपी क्या होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल शायद ये लास्ट सवाल, एक सवाल और है इसके बाद। निम्नलिखित में से किस में डीएनए नहीं होता है, किस में डीएनए नहीं पाया जाता है। 21 नंबर सवाल है कि किस में डीएनए नहीं पाया जाता है। तो देखिए किस में डीएनए, बाकी सब में डीएनए पाया जाएगा अपना, लेकिन राइबोसोम जो प्रोटीन का फैक्ट्री है उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाएं उत्पन्न होती है। जो कोशिका सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने दिया था। तो उसके अनुसार, जो स्लाइडन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार जो भी नया कोशिका जन्म लेता है ना, वो पुराना कोशिका में विभाजन होने के बाद ही नया कोशिका बनता है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाएं उत्पन्न होती है, जल से नहीं, जल से ये तो नहीं होगा, मृत कोशिकाओं से नहीं होगा, पहले से मौजूद कोशिकाओं से। जी, जो पुराने कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन होता है तब नया कोशिका बनता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइएगा साथियों कि आपका कितना क्वेश्चन जो है 22 क्वेश्चन का सीरीज था, जिसमें से आप लोग बताइएगा आप लोगों को कितना आया। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 22 में आपका कितना स्कोर आया, कितना नंबर आप लेकर के आए हैं। तो चलिए साथियों, इसी तरह का वीडियो आप लोगों के सामने और भी लेकर के आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।